नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। अभी हमारे साथ हैं सदफ इकबाल जी और ये जन सुराज से हैं। तो चलिए इनसे कुछ सवाल करते हैं। अभी बिहार में वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा मैटर हुआ, बहुत बवाल हुआ उस पर। कहा जाए कि अगर बिहार सरकार में मुस्लिम के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन किसी ने कुछ आवाज़ नहीं उठाया। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, ये बिल्कुल जो है मुस्लिम समाज को हमेशा से ये बीजेपी की नीति रही है कि कोई एक ऐसा मुद्दा उठाया जाए जिसको डिस्कोर्स जिस पर कायम हो और मुसलमानों को भटकाया जाए। चाहे 3 तलाक का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया मुद्दा उठाने की कोशिश करती रही है। उसी सिलसिले की एक कड़ी ये वक्फ बोर्ड का मामला है। तो वक्फ बोर्ड के इस मामले के बिल्कुल हमारी पार्टी, हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी और हम इसके ख़िलाफ़ और मुसलमानों के एहतजाज में उनके साथ खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है, आखिरकार मुसलमान में है जदयू में अभी बहुत मंत्री भी हैं, लेकिन किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। कोई तो एक सामने आता और बोलता है कि नहीं, ये सरकार का फैसला गलत है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई बात देखने को नहीं मिला। देखिए, वहाँ तो सब कठपुतली बैठे हुए हैं। और मंत्री की आप क्या बात करते हैं? कितने मंत्री हैं जदयू में? एक जमा खान है जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं। अब तक जितनी भी पार्टियां रही हैं, चाहे आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो, बीजेपी की तो बात ही छोड़िए, किसने मुसलमानों को बड़ा पद दिया है? मुसलमान ने मंत्री बनते हैं तो मुसलमानों को जमा खान जैसे कठपुतलियों को माइनॉरिटी मिनिस्ट्री दी जाती है। वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड, मदरसा, बिहार उर्दू एकेडमी, यही तमाम ओहदों पर मुसलमानों को बैठाया जाता है। उन्हें जो है कोई बड़ा मंत्रालय क्यों नहीं दिया जाता? स्वास्थ्य मंत्रालय क्यों नहीं दिया जाता? गृह मंत्रालय क्यों नहीं दिया जाता? मुझे ये बताइए कि मुसलमानों का तो वोट इनको चाहिए, मुसलमानों के वोट के बदौलत तो ये सत्ता भोगना चाहते हैं, मगर मुसलमानों को कभी भी किसी अहम पद पर नहीं रखना चाहते हैं। कभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? आपको जो है बनेंगे तो आपके लालू जी के बेटा तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। क्या कोई मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? ये लोग बताइए कि सिर्फ मुसलमानों को छोटे छोटे ओहदों पर बैठाते हैं, इसलिए भी बैठाते हैं कि वो उन ओहदों पर दूसरे जात के लोगों को जगह नहीं दे सकते। कहा जाता है कि आरजेडी शुरू से माई समीकरण पे चुनाव लड़ती है। माई बोला जाए तो मुस्लिम और यादव। क्या लगता है ये प्रशांत किशोर जी के आने से 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो समीकरण टूटने वाला है? देखिए, आरजेडी की जो परेशानी है, तो सबसे परेशानी की वजह यही है कि उसका जो कोर वोटर है, जो मुस्लिम वोट बैंक जिसको वो अपना बंधुआ मजदूर समझती थी, वो उससे खिसकने लगा है। और लालटेन में जब तेल ही नहीं रहेगा तो लालटेन जलेगी कितनी देर? यादव की वो माई समीकरण की बात करती है, तो मैं आपको बताऊं कि 50% यादव ऐसे हैं जो बीजेपी को, आरजेडी को वोट नहीं करते हैं और बीजेपी के वोटर हैं। आज भी आरजेडी का जो भी दम है, जो उसका वजूद है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोट बैंक की बदौलत है। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर जी जो दावा करते अभी दिख रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं जनता से ये दावा करते दिख रहे हैं कि हम ये करेंगे, पलायन रोक देंगे, मुसलमानों को कोई बड़ा पोस्ट देंगे, जब 2025 में उनकी सरकार बनेगी तो क्या मिलेगा? यकीनन मिलेगा। प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, और वो ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं जिसको ज़मीन पर नहीं उतारा जा सके। वो तमाम रोकने की बात बहुत बड़ी बात है। देखिए, पलायन रोकने की भी बात कर रहे हैं, और किस तरह पूंजी का पलायन रोकेंगे, किस तरह शर्म का पलायन रोकेंगे और किस तरह बुद्धि का पलायन रोकेंगे। और इसको रोकने के बाद बिहार की तरक्की किस तरह होगी, किस तरह बिहार में बच्चों को रोज़गार मिलेगा, किस तरह बिहार में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, ये सारा कुछ प्लान, सारा कुछ रोड मैप हमारा तैयार है। और इंशाअल्लाह जब हम सत्ता में आएंगे तब आप देखिएगा 5 साल के बाद फिर आप ही मेरे पास आइएगा और मैं आपसे सवाल करूँगी कि ये बताइए कि 5 साल पहले बिहार कहाँ था और आज बिहार कहाँ है। मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।